ध्वनि साउंड। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव पंछियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन और रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी है जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्याय में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किस माध्यम में या किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। ध्वनि उत्पादन क्रियाकलाप 2.1 एक स्वरित द्विभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे कंपित करिए। इसे अपने कानों के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपनमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटिए। अब एक टेबल टेनिस या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को गेंद पर पिरोइए। पहले कंपन न करते हुए स्वरित द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। फिर कंपन करते हुए स्वरित द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। चित्र 12.1 में देखिए क्या होता है। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए और दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए। चित्र में दिखाया गया धागा टेबल टेनिस की गेंद कंपनमान स्वरित द्विभुज। कंपनमान स्वरित द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करते हैं। क्रियाकलाप 12.2 एक बीकर या गिलास को ऊपर तक पानी से भरिए। कंपनमान स्वरित द्विभुज को एक भुजा को चित्र 12.2 में दर्शाए अनुसार पानी की सतह से स्पर्श कराइए। अब चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार कंपनमान स्वरित द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए। देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अपने मित्रों साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। कंपनमान स्वरित द्विभुज, गिलास और पानी। कंपनमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा पानी की सतह को स्पर्श करते हुए कंपनमान स्वरित द्विभुज, गिलास और पानी। कंपनमान स्वरित द्विभुज की दोनों भुजाएं पानी में डूबी हुई हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपनमान वस्तु को के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा, कुरेद कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपनमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्यों में वाक् ध्वनि उसके वाक् तंतु के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई पंछी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींची कर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो इसे कीजिए और तनी हुई रबड़ के छल्ले के कंपन को देखिए। क्रियाकलाप 12.3 विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का कौन सा भाग कंपन करता है। ध्वनि का संचरण
हम जानते हैं कि ध्वनि कंपित करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किस माध्यम से होकर पहुंचती है? जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यमों के कणों को कंपनमान कर देती है। ये कण कंपनमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते। सबसे पहले कंपनमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न क्या ध्वनि एक प्रकाश थंबे को नित्र कराटीन का डब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काट कर एक खोखला बेलन बना लीजिए। एक गुब्बारा लीजिए, उसको इस प्रकार काटें कि उसकी एक झिल्ली बन जाए। इस झिल्ली को खींच कर डिब्बे के एक खुले सिरे के ऊपर तान दीजिए। गुब्बारे के चारों ओर एक रबड़ का छल्ला लपेट दीजिए। समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। दर्पण के इस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाइए कि इसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर हो। एक झिर्री स्लिट से आने वाले प्रकाश को दर्पण पर पड़ने दीजिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का धब्बा दीवार पर पहुंचता है, जैसा कि चित्र 12.4 में दर्शाया गया है। डिब्बे के खुले भाग में सीधे ही बात कीजिए या चिल्लाइए और दीवार पर प्रकाश के धब्बे को नाचते हुए देखिए। अपने मित्रों से प्रकाश के धब्बे के नाचने के कारण के बारे में चर्चा कीजिए। समतल दर्पण, तनित गुब्बारा, अट्टिन का डिब्बा, प्रकाश स्रोत, झिर्री और दीवार। चित्र 12.4 में प्रकाश स्रोत से आने वाले एक प्रकाश पुंज परावर्तक पर गिराया जाता है। परावर्तित प्रकाश दीवार पर गिर रहा है। विक्षोभ माध्यम के कण नहीं माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इस प्रकार की गति अन्य कणों से उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि की तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंग माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगें कहलाती है। ध्वनि का संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपनमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इसी प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़ित सी कहते हैं। चित्र 12.5 यह संपीड़न कंपनमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे बिरलन आर कहते हैं। चित्र 12.5 जब वस्तु कंपन करती है, चित्र में दिखाया गया सी, आर, सी और आर वस्तु द्वारा किसी माध्यम में संपीड़न यानी कंप्रेशन सी से बिरलन आर से श्रेणी उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है चित्र 12.5 में। अर्थात आगे और पीछे से गति करती हुई तो वायु में संपीड़न और बिरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यह संपीड़न और बिरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और बिरलन निम्न दाब का क्षेत्र। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इसी प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रश्न, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रयोग, एक विद्युत घंटी और एक कांच की
वायुरोधी बेलजार लीजिए। विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाइए। बेलजार को चित्र 12.6 की भांति एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है तो घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है। यद्यपि उसमें पहले जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ समय पश्चात जब बेलजार में विद्युत बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा? क्या तब भी आप घंटी की ध्वनि सुन पाएंगे? घंटी की ध्वनि सुन पाएंगे। विद्युत धारा, स्विच, कार्क, बेलजार और विद्युत घंटी चित्र में दिखाए नीचे से निर्वात कर दीजिए। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यह दर्शाने के लिए बेलजार का प्रयोग। प्रश्न, आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्रियाकलाप 12.4 एक स्लिंग लीजिए। अब स्लिंग को चित्र 12.7 ए में दर्शाए अनुसार खींचिए। अपने मित्र की ओर स्लिंग को एक तीव्र झटका दें। आप क्या देखते हैं? यदि आप अपने हाथों से लिंक को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते हैं और खींचते रहें तो आप क्या देखेंगे? चित्र ए वाले में, बी वाले में सी आर सी आर सी आर सी आर और सी लिंक की अनुदैर्ध्य तरंग चित्र 12.7 में देखेंगे। यदि आप स्लिंकी पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे कि स्लिंकी पर लगा चिन्ह विक्षोभित के संचरण की दिशा के समानांतर आगे पीछे करता है। उन क्षेत्रों को जहां स्लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं, संपीड़न सी, और उन क्षेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं, बेरलन आर कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा बेरलनों के रूप में संचरित होती है। अब आप किसी स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं। तो वे ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यदि आप स्लिंकी के अपने हाथों में पकड़ सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाएं, तब भी आपको स्लिंकी में तरंग उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति में तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाले अनुदैर्ध्य तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं हैं। आप अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में अधिक जानकारी उच्च कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। ध्वनि तरंग के अभिलाक्षणिक किसी ध्वनि तरंग को निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। पहला, आवृत्ति आयाम वेग। ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप चित्र 12.8 सी में दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मानों से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। चित्र 12.8 तथा 12.8 भी प्रदर्शित करते हैं कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। चित्र 12.8 सी शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब के क्षेत्र हैं जहां कण दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें वक्र
के निम्न भाग में दिखाया गया है। चित्र 12.8 सी शिखर के तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़नों सी दो क्रमागत विदलनों आर के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य के साधारणतः लैम्डा ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज चित्र में दिखाया गया। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोग द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन व्याख्या की। आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम इनके सम्मान में रखा गया। चित्र में स्पीकर है, स्पीकर ध्वनि स्रोत है और घटो विभिन्नताएं दिखाई गई हैं। ए वाले में आपको दिखाई गई है CR ये घनत्व विभिन्नताएं बढ़ती और घटती दिखाई गई हैं। दाब विभिन्नताएं स्पीकर और ध्वनि फिर से CR घनत्व या दाब दिखाया गया है। दूरी स्ट्रिंग को कहते हैं। औसत घनत्व या औसत दाब गर्त नीचे वाले को कहते हैं। लेमडा दो तरंग या दो गर्त या सुरंग के बीच की दूरी होती है और एम्पलीट्यूड ए जो नीचे से एक एक्सिस से ऊपर वाली डिस्टेंस होती है। चित्र 12.8 ए तथा बी में दिखाया गया है कि ध्वनि घनत्व या दाब का उतार चढ़ाव के रूप में संचरित होती है। चित्र 12.8 सी में घनत्व तथा दाब के उतार चढ़ाव के ग्राफीय रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति से हम ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए आप को पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वो आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो किस माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विदलनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतः म्यू ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज प्रतीक में HZ है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विदलनों के किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग की आवर्तकाल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसे T अक्षर से निरूपित करते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच संबंध को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। न्यू इक्वल्स टू 1/T। इस प्रकार एक उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विदलन की अधिक संख्या गुजरती है। किसी ऑर्केस्ट्रा वाद्य वृंद में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम वायु में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियाँ एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनि हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न है लक्षणों के कारण है। तारत्व इनमें से एक अभिलक्षण है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। जैसे चित्र 12.5 में दर्शाया गया है। विभिन्न आकार और आकृति की वस्तुएं भिन्न आवृत्ति के साथ कंपन करती हैं और भिन्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तरंग विक्षोभ समय और निम्न तारत्व की ध्वनि तरंग दिखाई गई है। तरंग विक्षोभ समय उच्च तारत्व की ध्वनि तरंग दिखाई गई है। निम्न तारत्व की ध्वनि आवृत्ति कम तथा उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। चित्र 12.9 में दिखाई गई है। किसी माध्यम में मूल स्थिति और अधिकतम विक्षोभ के
को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारणतः अक्षर ए से निरूपित किया जाता है, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारे तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारते हैं तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? उत्पादन स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है, क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध है। चित्र 12.10 में सामान्यतः आवृत्ति की प्रबलता तथा मृदु ध्वनि की तरंग आकृति प्रदर्शित की गई है। तरंग विक्षोभ मृदु ध्वनि समय के साथ दिखाई गई है। तरंग विक्षोभ प्रबल ध्वनि समय के साथ दिखाई गई है। मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है तथा प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। चित्र 12.10 में दिखाई गई है। ध्वनि की गुणता टिम्बर वह अभिलाक्षण है जो हमें समांतर तारक तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर नोट कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। शोर नॉइज कर्णप्रिय नहीं होती, जबकि संगीत सुनने में सुखद होती है। प्रश्न, तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित निर्धारित करता है? प्रबलता। तारत्व। अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? गिटार, कार का हॉर्न। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विदलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। हम जानते हैं कि वेग बराबर दूरी बटा समय, अर्थात लैम्डा बाई टी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1/t। जहाँ लैम्डा ध्वनि की तरंग है, यह तरंग द्वारा एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी है, अतः भी बराबर लैम्डा म्यू। वेग बराबर तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। उदाहरण 12.1, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज और उसके तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किमी दूरी चलने में कितना समय लेगी? दिया हुआ है आवृत्ति म्यू बराबर 2kz यानी 2000 हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर यानी 0.35 मीटर। हम जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य म्यू बराबर तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति, अर्थात तरंग वेग बराबर 0.35 मीटर इंटू 2000 हर्ट्ज यानी 700 मीटर पर सेकंड। तरंग को 1.5 किमी दूर तय करने में लगने वाला समय, ध्वनि 1.5 किलोमीटर तय करने में 2.1 सेंटीमीटर समय लेगी। प्रश्न, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति आवर्त काल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति इसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ एक मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाली दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यदि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों के पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हम एक दूसरे को अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर बताइए? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचालित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गरजने की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है। आप इस संबंध को अपने उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोस या गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है। किसी माध्यम
किसी भी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड होती है तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड होती है। सारणी 12.1 में विभिन्न माध्यमों में एक विशेष ताप पर ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। इसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप इसे रटना चाहेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अवस्था पदार्थ 4 मीटर पर सेकेंड ठोस एल्युमिनियम में 6420 होती है, निकेल 6040, स्टील के लिए 5960, लोहा के लिए 5950, पीतल के लिए 4700, कांच स्प्लिट के लिए 3980, द्रव के लिए समुद्र जल या समुद्री के लिए 1531, जल आशुद्ध के लिए 1498, एथेनॉल के लिए 1207, मिथेनॉल के लिए 1103, गैस में हाइड्रोजन के लिए 1284, हीलियम के लिए 965, वायु के लिए 346, ऑक्सीजन के लिए 316, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 213। ध्वनि बूम, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब इसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। गोलियां, जेट, वायुयान आदि प्राय पराध्वनिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशे को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती हैं। प्रश्न, जल, वायु या लोहे में किसमें माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ध्वनि का परावर्तन, किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसा कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि का आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, चाहे पालिश किए हुए हो या खुरदरे हो। क्रियाकलाप 12.5 चित्र 12.11 की भांति दो एक जैसे पाइप लीजिए। आप चार्ट पेपर की सहायता से ऐसे पाइप बना सकते हैं। पाइपों की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए। चार्ट पेपर की लंबाई बराबर हो। दीवार, मेज, कान और घड़ी। ध्वनि परावर्तक के लिए चित्र 12.11 में दिखाई गई है। दीवार के समीप किसी मेज पर व्यवस्थित कीजिए। एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखिए तथा दूसरे पाइप से घड़ी की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए। दोनों पाइपों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए जिसमें कि आप घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगे। दोनों पाइपों तथा अभिलंब के बीच के कोणों को मापिए तथा इनके बीच के संबंध को देखिए। दाईं ओर के पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ा सी ऊंचाई तक उठाइए और देखिए क्या होता है। इस क्रियाकलाप में घड़ी के स्थान पर किसी कंपन मोड पर रखे मोबाइल फोन का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिध्वनि, किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय के पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड मान ले तो ध्वनि को अवरोध तक जाने तक परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय किया गया कुल दूरी कम से कम 344 मीटर पर सेकंड इंटू 0.1 सेकंड बराबर 34.4 मीटर होनी चाहिए तथा अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी
अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है, क्योंकि ताप के स्थान साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। पर अनुरणन किसी बड़े हाल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवार से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह इतनी कम न हो जाए कि यह सुनाई ही न पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बाध होती है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हाल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय और अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छत तथा दीवार पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव इसके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर भी किया जाता है। उदाहरण 12.2 एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? ध्वनि का चाल v बराबर 344 मीटर 2 सेकंड, तो ध्वनि की चाल चली गई दूरी v इंटू टी अर्थात 346 गुणे 2 यानी 692 मीटर। 2 सेकंड में चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दोगुनी दूरी तय की तो वे चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी 392 मीटर डिवाइड बाई 2 यानी 342 मीटर तय की। 342 मीटर की डिस्टेंस ध्वनि तय करके आ गई। प्रश्न है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की कितनी दूरी होगी? ध्वनि की बाहुल्य परावर्तन के उपयोग मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हार्न, तूर्य या शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में हो जाती है, जैसा चित्र 12.12 में दर्शाया गया है। मेगाफोन हार्न दिखाए गए। इसे यंत्रों में एक नली को आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों के बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्य हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम में आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कने की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टरों के कानों तक पहुंचती है। ये आला लगाए हुए डॉक्टर बच्चे के स्टेथोस्कोप कहलाता है। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल के छतों वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जैसा चित्र 12.14 में दर्शाया गया। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्ट को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हाल में फैल जाए। चित्र 12.15 में दिखाया गया है। ये सम्मेलन कक्ष का वक्राकार छत चित्र 12.14 में दिखाया गया है। ये वक्राकार कक्ष ऊपर से बनी होती ये ध्वनि पट्ट और ध्वनि का स्रोत बीच से बनता है। बड़े हाल में उपयोग किए जाने वाले ध्वनि पट्ट। प्रश्न, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? श्रोव्यता का परिसर, हम सभी आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते। मनुष्य में ध्वनि की तीव्रता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल पर सेकंड तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जो व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है उनके कान उच्च आवृत्ति के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपन को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसा कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपन को सुन पाते हैं। राइनोसिरस गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का अपश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अपश्रव्य ध्वनि स्तर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंग से पहले निम्न आवृत्ति का अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है जो संभवतः जंतुओं को
सावधान सावधान कर देती है। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक ध्वनि आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पारपाइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजातियों में शलभों मौत के श्रवण यंत्र अत्यंत सुगराई होते हैं। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़ जाने में से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। श्रावण सहायक युक्ति, जिन लोगों को कम सुनने की सुनाई देती है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परावर्तित कर देती है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को परावर्तित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परावर्तित कर दिया जाते हैं। ये ध्वनि तरंग कानों के डायाफ्राम पर आपतित होती है तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। प्रश्न, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? निम्न से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है? और श्रव्य ध्वनि, पराध्वनि, पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। पराध्वनियां अवरोधक की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योग तथा चिकित्सा का क्षेत्र में पराध्वनि की विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इसे विलयन में पराध्वनि तरंग भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों, पिंडों में दरार तथा अन्य दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। धात्विक घटकों को प्रायः बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा विज्ञानिकी उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते, भवन या पुलों की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगे धातु के ब्लॉक से गुजरी प्रेषित की जाती हैं और प्रेषित तरंगे का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यह थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंग परावर्तित हो जाती है, जो दोष की उपस्थिति को दर्शाती है। चित्र 12.16 में दिखाई गई है। पराध्वनि धातु का ब्लॉक पर पड़ती है और दोष बीच में खाली और संसूचक पराध्वनि धातु के ब्लॉक को दोष युक्त स्थान से परावर्तित हो जाती है। चित्र 12.16 में दिखाई गई है। साधारणतः ध्वनि जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है दोष युक्त स्थानों के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, इसीलिए इस ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता। पराध्वनि को तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इक्वोकार्डियोग्राफी (ईसीजी) कहा जाता है। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक को शरीर की असामान्यताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अवरुद्ध ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करती है। इस तकनीकी में ध्वनि तरंगे शरीर के ऊतक में गमन करती है तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाए। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीकी को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोष तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। सोनार शब्द का साउंड
कि नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिससे जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार कैसे कार्य करता है? सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज में चित्र 12.17 के भांति लगाया जाता है। नाव या जहाज पानी की सतह, संसूचक और प्रेषित। समुद्र तल नीचे से यह गहराई नापता है। प्रेषित द्वारा प्रेषित की गई तथा संसूचक द्वारा ग्रहण की गई पराध्वनि। प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंग जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंडों से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिनकी उचित रूपों से व्याख्या कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिसमें ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। मान लीजिए पराध्वनिक संकेतों के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल टी है तथा समुद्र जल में ध्वनि की चाल भी है, तब सतह से पिंडों की दूरी 2d होगी अर्थात 2d बराबर v इंटू टी। उपरोक्त विधि का प्रतिध्वनिक परास करते हैं। सोनार की तकनीकी का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, प्लवी बर्फ, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 12.31 जहाज पराध्वनिक उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनिक की चाल 1531 मीटर पर सेकंड है तो समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी? हल प्रेषण तथा संसूचक के बीच लगा समय t बराबर 3.42 सेकंड। समुद्र जल में पराध्वनिक की चाल v बराबर 1531 मीटर पर सेकंड। पराध्वनिक द्वारा चली गई दूरी 2d अर्थात जहां d समुद्र की गहराई है, 2d ध्वनि की चाल गुणे समय यानी 1531 मीटर पर सेकंड इंटू 3.42 सेकंड यानी 5236 मीटर। d बराबर 5236 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2618 मीटर अतः जहाज से समुद्र तल की ऊंचाई 2618 मीटर यानी 2.62 किमी है। प्रश्न एक, पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात की जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनिक उत्पन्न उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इनका सूचना करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारकत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोध या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। चित्र 12.18 इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट जहां पर है और यह किस प्रकार का है। इस पार पाइज मछली भी अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में पराध्वनि का उपयोग करती हैं। चित्र में दिखाई गई चमगादड़ कीट पर अपनी पराध्वनि डालते हुए। चित्र 12.8 चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध या कीटों द्वारा परावर्तित होती है। मानव कण की संरचना हम कैसे सुनाते हैं कि हम एक अति संवेदनी युक्ति जिसे कान कण कहते हैं की सहायता से सुन पाते हैं। यह श्रवणी आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परावर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के पक्ष के बारे में हम यह चर्चा करेंगे जो चित्र में दिखाई गई है। कर्ण पल्लव, मगुदरक, निहाई, वलयक, श्रवण तंत्रिका, कर्णवत, कर्णपट्ट, श्रवण नालिका, स्टेकी नालिका, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण दिखाए गए। मानव कर्ण का श्रवण भाग बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाता है। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नालिका से गुजरती है। श्रवण नालिका के सिरे के संपीड़न कर्णपटल तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपटल को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपटल बाहर की ओर गति करता है। इसी प्रकार कर्णपटल कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां
मुग्धरक, निहाई तथा वलयक स्टीरप इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। मध्य कण ध्वनि तरंग से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कण तक संचारित कर देता है। आंतरिक कण में कणवत कोचिला द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परावर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। आपने सीखा ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़न विदलन के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान से परावर्तित से एक दोलन पूरा होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान का पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहलाती है। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन के लिए गए समय को आवर्तकाल टी कहते हैं। एकांक समय में होने वाले दोलन की कुल संख्या को आवृत्ति भी कहते हैं। भी या म्यू 1/t ध्वनि का वेग भी आवृत्ति म्यू तथा तरंगदैर्घ्य लेम्डा में संबंध भी म्यू लेम्डा। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर होती है। ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। किसी सभागार में ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है और इसे अनुकरण कहते हैं। ध्वनि के अभिलाक्षणिक जैसे तारतम्य, प्रबलता, गुणवत्ता संगत तरंगों के गुण द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों को शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मानव में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति को ध्वनि की अश्रव्य ध्वनि तथा श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि के चिकित्सक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक उपयोग है। सोनार की तकनीकी का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाजों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है।